हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रत्येक दिन आप सबों के समक्ष रुक्मिणी प्रकाशन के करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव्स के सेट के डिस्कशन के लिए आपके समक्ष उपस्थित होता हूं। तो आज फिर उसी कड़ी में मैं आपके समक्ष सेट नंबर 13 के प्रश्न लेकर हाजिर हुआ हूं और आज सेट नंबर 13 के में करंट अफेयर्स के 20 प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। और ये हमारे क्या प्रश्न हैं, तो चलिए इन प्रश्नों पर बात करते हैं। और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। सेट नंबर 13 का पहला प्रश्न है, 13वां आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहां होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रति 4 वर्ष की अवधि पर आईसीसी के क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जाता है और प्रति 4 वर्ष पर इसका आयोजन चूंकि होता है और पिछला आयोजन 2019 में हुआ था, जो कि 12वां क्रिकेट विश्व कप था। तो 13वें क्रिकेट विश्व कप की बात आपसे की जा रही है प्रश्न में। तो 13वें क्रिकेट विश्व कप की यदि हम बात करेंगे तो 13वां क्रिकेट विश्व कप कब हो जाएगा, 4 वर्ष के पश्चात, यानी 2023 में। और 2023 में जो 13वां क्रिकेट विश्व कप होने वाला है, ये कहां होने वाला है, तो अपने भारत में होने वाला है। कहां होने वाला है, अपने भारत में होने वाला है। अब 2019 में विश्व कप का आयोजन हुआ था, तो इसके विजेता और उप विजेता के बारे में आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये लाजमी सी बात है कि ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और महत्वपूर्ण टॉपिक भी आपका है। तो याद रखिएगा कि 2019 का क्रिकेट विश्व कप का फाइनल खिताब इंग्लैंड ने पहली बार जीता। किस देश ने जीता, इंग्लैंड ने जीता पहली बार, यानी ये क्या रहा, विजेता। और किसको हरा करके जीता, तो न्यूजीलैंड को हरा करके जीता। और तो न्यूजीलैंड क्या रहा, 2019 क्रिकेट विश्व कप का उप विजेता रहा। क्लियर होगा प्रश्न। दक्षिण अफ्रीका भी क्रिकेट खेलती है, लेकिन इसने आज तक एक बार भी क्रिकेट विश्व कप नहीं जीता है, इसलिए दक्षिण अफ्रीका को चोकर्स भी कहते हैं। ठीक है। चीन क्रिकेट नहीं खेलता है। इंग्लैंड 2019 क्रिकेट विश्व कप का विजेता था। भारत के बारे में याद रखिएगा कि भारत ने 1983 में पहली बार कपिल देव की कप्तानी में और फिर 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में क्रिकेट वर्ल्ड कप पर कब्जा हासिल किया था। इस प्रकार भारत ने अब तक कुल 2 बार आईसीसी क्रिकेट विश्व कप पर अपना कब्जा किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसरो द्वारा विकसित हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है। इसरो मतलब भारत की अंतरिक्ष एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के अध्यक्ष कौन है, के सिवन। और ये क्वेश्चन, इसरो के अध्यक्ष कौन है, के सिवन, ये आपको बिहार में 6 दिसंबर 2020 को जो परीक्षा हुई थी इन्फोर्समेंट एसआई की, उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है। और केवल यही प्रश्न नहीं, बल्कि और भी ढेर सारे प्रश्न आपको हमारे इस पुस्तक से पूछे गए थे। ठीक है। तो इस पर बात कर लेते हैं कि इसरो के द्वारा विकसित हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है, तो व्योम मित्र नाम है। क्या नाम है, व्योम मित्र नाम है। और इस व्योम मित्र को इसरो द्वारा क्यों बनाया गया, तो इसरो के द्वारा 2022 ईस्वी में अंतरिक्ष में मानव युक्त मिशन भेजने की योजना है और इस मिशन का नाम है गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन में मानव युक्त अंतरिक्ष यान भेजा जाए, उससे पहले इसरो रोबोट को इस गगनयान मिशन के परीक्षण के तौर पर भेजना चाहती है कि इसे भेजकर देखा जाए इसका क्या प्रभाव होता है। तो उसी तौर इसलिए व्योम मित्र का निर्माण इसरो के द्वारा किया गया है कि वह गगनयान के परीक्षण हेतु मानव युक्त मिशन भेजने से पूर्व एक बार रोबोट को अंतरिक्ष में भेजेगी। तो वो रोबोट कौन सा होगा, व्योम मित्र। एक साथी ऐप है। साथी क्या है, एक ऐप है जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा उद्यमियों के समस्याओं के निवारण हेतु लॉन्च किया गया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा। अब इसरो के बारे में हम आपको बतला रहे थे कि इसरो से प्रश्न था, के सिवान अध्यक्ष हैं किसके, तो इसरो के ने बताया कि हमारी पुस्तक रुक्मिणी प्रकाशन की करंट अफेयर्स में ये प्रश्न है। और केवल यही प्रश्न नहीं है, बल्कि लगभग 15 प्रश्न इन्फोर्समेंट एसआई में पूछे गए थे और इन 15 प्रश्नों में से कुल मिलाकर के 12 प्रश्न हमारे इस पुस्तक में है। 3 प्रश्न नहीं है। पहला आपका पिन विटरन अवार्ड, ये
2019 का है आपके पास। यदि 2019 का करंट अफेयर्स का हमारा वार्षिक अंक ये देख सकते हैं कि ये क्या है, पूरे वर्ष का करंट इसमें है, तो ये 2020 का वार्षिक अंक है। चूंकि इसमें 2019 का प्रश्न था तो वो आपको, अगर आपके पास 2019 का वार्षिक अंक है तो उसमें आपको निश्चित तौर पर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न पीवी सिंधु का बैडमिंटन वर्ल्ड प्रतियोगिता उन्होंने जीता था, तो पीवी सिंधु वाला प्रश्न भी 2019 का था, तो वह भी आपको 2019 के वार्षिक अंक में निश्चित तौर पर मिलेगा। और तीसरा एक प्रश्न था इंश्योर पोर्टल, तो इंश्योर पोर्टल भी 2018 में लॉन्च किया गया पोर्टल था, वह भी आपको 2019 के वार्षिक अंक में मिल जाएगा। अब इस वर्ष हमारे पास क्या क्या प्रश्न थे इस महीने की मैगजीन में, यानी इस वार्षिकांक में कौन कौन से प्रश्न थे, उन प्रश्नों पर चलिए थोड़ा सा हम आपको एक प्रयास करते हैं आपको दिखाने का, और यह आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। आपके द्वारा किसी भी किताब को उठा करके पढ़ लेता, जो भी किताब आपको खूबसूरत दिख जाती है आप उसे उठाते हैं, आराम से पढ़ लेते हैं। जब उसे परीक्षा में प्रश्न नहीं होता है तो वो खूबसूरती आपके मस्तिष्क को खूबसूरत नहीं कर पाती और आपके परीक्षा को खूबसूरत नहीं करती है, जो कि तब आपका परिणाम बदसूरत हो जाता है। और हम यह कदापि नहीं चाहते, इसीलिए हम आपको बोल नहीं रहे, हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि क्यों आपको रुक्मिणी प्रकाशन की मैगजीन पढ़नी चाहिए या क्या पढ़ना चाहिए आपको, ये आपको खुद तय करना है। तो आइए मैं आपको दिखा दूं जरा, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये मैं दिखा दूं आपको, ठीक है, ये हमारे मैगजीन है। और मैगजीन के आप प्रश्नों पर सीधा चर्चा करते हैं और प्रश्नों पर चलते चलते हम आपको किस पेज नंबर पर कौन सा प्रश्न है ये दिखाते हुए चलेंगे। सबसे पहला प्रश्न था आपका, मैं पढ़ता हूं, निम्नलिखित में से कौन इजराइल की मुद्रा है। इन्फोर्समेंट एसआई 6 दिसंबर को हुई परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। 6 दिसंबर बिहार इन्फोर्समेंट परीक्षा जो आयोजित की गई, एक सिटिंग में, एकमात्र सिटिंग में परीक्षा हुई थी, उस पर हम बात कर रहे हैं और उसी के प्रश्नों पर हम आपको बात करेंगे। तो पहला प्रश्न था इजराइल की मुद्रा है, और चूंकि हमने प्रधानमंत्री, राजधानी, राष्ट्रपति, देश और उसकी मुद्रा, इसका पूरा का पूरा लिस्ट दिया है, इसीलिए हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार इस पुस्तक से ढेर सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो ये आपको इजराइल की मुद्रा मिल जाएगी पेज नंबर 28 पर। पेज नंबर 28 पर चलते हैं, चलिए पेज नंबर 28 पर चलते हैं। तो देखिएगा पेज नंबर 28 पर हम देख लेते हैं। आपके पास किताब होगी, आप किताब में जाकर के एकदम प्रूफ देख सकते हैं, ये कोई बनावटी नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और ये हम आपके सामने प्रत्यक्ष दिखा दे रहे हैं कि देखिए कैसे प्रश्न हमारे इस पुस्तक से पूछे गए हैं। तो देखिए सबसे पहला इजराइल की मुद्रा की बात हमने की, ये इजराइल है, इजराइल की राजधानी यरूशलेम और मुद्रा न्यू शेकेल। क्या है? न्यू शेकेल। यही प्रश्न था, क्या था? यही प्रश्न था कि इजराइल की मुद्रा क्या है, इजराइल की मुद्रा क्या है, ये आपका प्रश्न था। एक नंबर 28 पेज नंबर पर आप देख सकते हैं किताब में जाकर के, यहां देख लीजिए पेज नंबर 28। अब देख लीजिए आपका और पूछा गया था सेंटियागो राजधानी है, कौन, क्या पूछा गया था? सेंटियागो राजधानी है, यानी सेंटियागो किस देश की राजधानी है, वो भी आपको इसी पेज में मिल जाएगा। देख लीजिए चिली की राजधानी है, चिली की, ये चिली है और ये क्या है? सेंटियागो। ये क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आप परीक्षा दिए हैं तो आपको पता है कि ये प्रश्न पूछे गए हैं, या आपके भाई, आपके रिश्तेदार, आपके बहन, किन्हीं न किन्हीं लोगों ने परीक्षा कर दी है, तो उनसे पूछिए कि ये क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो चिली की राजधानी सेंटियागो, ये प्रश्न भी पूछा गया है। 2 प्रश्न हो गया। तीसरा हम आपको बता दें कि आपको पूछा गया है सूबा, सूबा किसकी राजधानी है? सूबा, देख लीजिए इजराइल और गजब इत्तेफाक, क्या है? गजब इत्तेफाक है भाई, एक जगह से, एक पेज से 3 क्वेश्चन, एक पेज से, एक किताब के एक पेज से 3 क्वेश्चन एक एग्जाम में आ जाए, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? अब देखिए फिजी, फिजी की राजधानी पूछी गई थी ना, फिजी की राजधानी सूबा, फिजी की राजधानी सूबा, क्या है? सूबा। तो ये 3 प्रश्न
पेज नंबर 28 से हमारी पुस्तक करंट अफेयर्स की रुक्मिणी प्रकाशन की जो है उससे पूछे गए थे। ये 3 प्रश्न हमने आपको बताया। पहला, इजराइल की मुद्रा न्यू शेकेल, फिजी की राजधानी सुबा और चिली की राजधानी सेंटियागो। ये 3 क्वेश्चन हो गया। चलिए अब अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन 2 बैंकों का विलय हुआ? यह भी प्रश्न था। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन 2 बैंकों का विलय हुआ? और ये आपको मिलेगा पेज नंबर 16 पर। कहां मिलेगा? पेज नंबर 16 पर मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं पेज नंबर 16 में कहां है ये प्रश्न। क्या हम बोले आपको कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन 2 बैंकों का विलय हुआ है। चलिए थोड़ा सा ऊपर करके आपको पहले पेज नंबर दिखा दें। ये देख लीजिए पेज नंबर 16 है करंट अफेयर्स। अब आ जाइए, अब क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा का के साथ किन बैंकों का विलय हुआ है? तो देख लीजिए विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। क्या है? एकदम लाइन, सेम लाइन पूछा गया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में किस बैंक का विलय किया गया? तो विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। यह क्वेश्चन पूछा गया था। यह भी आपका, अब तक हमने आपको 4 क्वेश्चन बता दिए कि किस पेज नंबर से पूछा गया है। तो ये पेज नंबर 16 से ये प्रश्न। चलिए रुक्मिणी प्रकाशन के करंट अफेयर्स की पुस्तक से पूछे गए प्रश्न किस परीक्षा में? तो बिहार इन्फोर्समेंट एसआई की परीक्षा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध किस क्षेत्र से है? गायन से है। चलिए ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पेज नंबर 35 पर। कहां मिल जाएगा? पेज नंबर 35 पर। रुक्मिणी प्रकाशन करंट अफेयर्स के पेज नंबर 35 पर। ये इस महीने की मैगजीन में है। वैसे ये हर महीने निकलती है और हर महीने आपको ये प्रश्न मिलेंगे क्योंकि ये वार्षिकांक है। अब देख लीजिए, हम आपको पहले पेज नंबर दिखा देते हैं। पेज नंबर हमने आपको कहा क्या कि मिल जाएगा आपको पेज नंबर 35 पर। पद्म विभूषण विजेता भूपेन हजारिका का संबंध किस क्षेत्र से है? चूंकि ये प्रश्न भूपेन हजारिका को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न तक मिल चुका है और ये प्रश्न पद्म भूषण के आधार पर पूछा है, तो किसी ना किसी प्रकार से आपको प्रश्न क्या पूछा गया उसका जवाब मिलना चाहिए। चूंकि भारत रत्न लेटेस्ट मिला है, सबसे बाद में मिला है, तो भारत रत्न का ही हम आपको प्रूफ दिखाते हैं। अब देखिए पेज नंबर दिखा दिए 35 नंबर। अब देख लीजिए, यहां देख लीजिए भारत रत्न का टेबल हमने दिया हुआ है। क्या खूबसूरत अंदाज में दिया हुआ है कि प्रारंभ कब हुआ था, घोषणा कब किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, अब तक कुल कितने प्राप्तकर्ता हुए हैं, पूरा का पूरा लिस्ट है। प्रथम पुरस्कार चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कब पहली बार किसको दिया गया था? 1954 में, ये भी है। अब देखिए 2019 के भारत रत्न विजेताओं में प्रणब मुखर्जी थे, तो ये क्या थे? राष्ट्रपति थे, राजनेता थे। भूपेन हजारिका, यह प्रश्न था कि पद्म भूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देख लीजिए क्या है यहां देख लीजिए भूपेन हजारिका है। इनको मरणोपरांत पार्श्व गायक हैं। ये क्या थे? पार्श्व गायक थे और ये असम के रहने वाले हैं। ये भी हमने आपको दिया। भूपेन हजारिका पार्श्व गायक हैं, मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया 2019 में। ये प्रश्न है। तो भूपेन हजारिका क्या था? तो गायक थे। ये क्लियर हो गया और पेज नंबर 35 पर ये है। चलिए अब हम आपको अगले प्रश्न की तरफ ले चलते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया है किसको? तो 5 लोगों को दिया गया है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा तो वो हम आपको दिखाते हैं। ऑप्शन में क्या था? तो ये आपको प्रश्न मिल जाएगा राजीव गांधी वाला पेज नंबर 44 पे। कहां मिलेगा? पेज नंबर 44 पे। अगर आपके पास किताब है तो आप साथ साथ देखते चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लीजिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 और यहां पे देख लीजिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पूछा गया है और पेज नंबर 44 हमने आपको कहा है कि किताब के पेज नंबर 44 पर है। तो चलिए देख लीजिए यहां पहले करंट अफेयर्स पेज नंबर 44। अब देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 कितना लोग को? 5 लोग को। रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल। तो सबसे ऊपर में जो रहेगा रुक्मिणी प्रकाशन में वही ना पूछेगा। तो रुक्मिणी प्रकाशन के पुस्तक में चूंकि रोहित शर्मा सबसे ऊपर है तो रोहित शर्मा पूछा गया। ठीक है, ये मैं मजाकिया तौर पर आपको कह रहा हूं, लेकिन सबसे ऊपर हमने इसका नाम लिखा हुआ है, मतलब हिट लिस्टेड है। और जैसा कि हमने आकलन किया था सबसे ऊपर नाम लिख करके
वैसा ही इस पर ठीक क्या किया गया, इस पर प्रश्न भी पूछा गया। तो रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 दिया गया है, यह भी आपका प्रश्न क्लियर है। ठीक है, ये एक प्रश्न था। अब तक हमने आपको बतलाए 3 राजधानी और मुद्रा से 3 प्रश्न, बैंक वाला 1 प्रश्न और आपका भूपेन हजारिका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा था 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाएगा? आंसर गोवा होगा। चलिए, ये कहां मिलेगा? तो ये आपको पेज नंबर 41 पर मिलेगा, ज्यादा दूर नहीं जाना है, 3 पेज बैक जाना है। पेज नंबर 41 पर आपको ये मिल जाएगा, पेज नंबर 41 है, देख लीजिए पेज नंबर 41 है, पेज नंबर 41 है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019, ये क्या संस्करण था? तो 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2019 को कहां? गोवा के पणजी में हुआ। कहां हुआ? गोवा के पणजी में हुआ। यह भी प्रश्न आपको पूछा गया था। ठीक है, अब देख लीजिए, ठीक है, गोवा के पणजी में यह भी प्रश्न इन्फोर्समेंट दारोगा 6 दिसंबर 2020 को बिहार में जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। हमने बहुत चीज इसमें दिया भी, एक भारत के थीम सर देख रहे हैं कि जो ऊपर का लाइन है वही प्रश्न पूछा गया है, यानी समझ सकते हैं आप, बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न था K-Sivan और इसी से हमने कौन कौन से प्रश्न पूछे गए इस पर चर्चा की शुरुआत की। तो K-Sivan अध्यक्ष हैं किसके? इसरो के। ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 11 पर। कहा मिल जाएगा? पेज नंबर 11 पर। देख लीजिए, यहां थोड़ा सा इत्तेफाक है कि ये दूसरे नंबर पर है इनका नाम इस टेबल में, नहीं तो ये भी हिट लिस्टेड थी। ठीक है, चलिए देख लीजिए, डॉक्टर के सिवान अध्यक्ष हैं किसके? अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एवं अंतरिक्ष आयोग, इसरो के अध्यक्ष है। कौन? K-Sivan। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था इन्फोर्समेंट एसआई 6 दिसंबर 2020 को बिहार इन्फोर्समेंट एसआई की परीक्षा में। और ये हम आपको पेज नंबर दिखा दें, पेज नंबर है, हमने आपको जैसा बताया 11 नंबर, पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 11 है, देख लीजिए। और पेज नंबर 11 में ही क्वेश्चन है कौन सा? आपका K-Sivan का। क्लियर है? चलिए अब अगला प्रश्न आपको दिखाते हैं। पूछा गया था भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन इसमें है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा हमारे करंट अफेयर्स की पुस्तक में पेज नंबर 21 पर। पेज नंबर 21 को जब आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा वायुसेना दिवस कब? 8 अक्टूबर को। देख लीजिए, पेज नंबर 21 है, 8 अक्टूबर भी है और वायुसेना दिवस भी है ना। ये 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस है। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये आपको वन लाइनर में भी, हमारे वन लाइनर में भी मिल जाएगा, लेकिन यहां है, यहां हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो अधिकांश प्रश्न कहां से पूछे गए हैं? हमारे पुस्तक से ही पूछे गए। 3 प्रश्न जैसा कि हमने आपको बतलाया वो नहीं पूछा गया है, वो 3 प्रश्न इसमें नहीं है। चलिए अब अगले और जो प्रश्न पूछे गए हैं पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता हैं। कौन है? तो चलिए इस पर भी हम बात कर लेते हैं। ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 47 पर। शेख हसीना को दिया गया था, शेख हसीना को दिया गया था कौन सा पुरस्कार? तो डॉक्टर कलाम स्मृति, कौन सा? डॉक्टर कलाम स्मृति उत्कृष्टता पुरस्कार। चलिए पेज नंबर हमने बताया आपको 47। चलिए पहले पेज नंबर देख लीजिए, 47 है। अब अवार्ड कौन सा बोला हमने? डॉक्टर कलाम स्मृति उत्कृष्टता पुरस्कार। देख लीजिए यहां है डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय, डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसको? शेख हसीना को दिया गया। यह भी प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं और अगला प्रश्न क्या है। एकदम ताजा तरीन क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी करंट की किताब में नहीं मिलेगा, वो हम आपको बता देते हैं, एकदम महत्वपूर्ण,
कि महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने की एक नई पहल भारतीय रेलवे के रेलवे पुलिस फोर्स यानी रेलवे सुरक्षा बल द्वारा आरपीएफ द्वारा शुरू किया गया है, उस अभियान का नाम क्या है? ठीक है, और ये हमने नवंबर के इसी महीने की नई मैगजीन में लिखा था, और यह चूंकि नई खबर थी, नया प्रश्न था, इसलिए ये ताजा तरीन प्रश्न पूछा गया, यानी एक महीने पहले का क्वेश्चन, आप एग्जाम से ठीक एक महीने पहले का ये क्वेश्चन है, एक महीने पहले का अपडेट है, और ये भी हमारे इस वार्षिकांक में है, और ये आपको मिल जाएगा मेरी सहेली नामक अभियान आरपीएफ ने शुरू किया है, और ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 100 में। कहां मिल जाएगा? पेज नंबर 100 में। देख लीजिए, सबसे पहले पेज नंबर देख लीजिए आप, पेज नंबर 100। पेज नंबर क्या है? 100। पेज नंबर देख लिए। अब देखिए कि क्वेश्चन कहां है। क्वेश्चन अब आपको दिखा देते हैं, 2 नवंबर के खबर में आपको मिल जाएगा। ये कब के खबर में? 2 नवंबर। देख सकते हैं 2 नवंबर को हमने लिखा, ये भी सबसे ऊपर है, 2 नवंबर के खबरों में ये सबसे ऊपर है, और ये भी पूछा गया है, भारतीय रेल ने रेल यात्रा के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु किस पहल की शुरुआत की है? किस पहल की शुरुआत की है? ये प्रश्न पूछा गया है। ऐसा लगता है कि अगर आपने इस पुस्तक को ठीक से पढ़ा होगा तो आपके करंट के एक भी प्रश्न नहीं छूटे होंगे। ठीक है, और 2019 वाले भी, चूंकि जो भी प्रश्न थे, पीटी उषा का प्रश्न हो कि वर्ल्ड बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता, तो आपका पीवी सिंधु ने, वेन पिटरन पुरस्कार 2019 पीटी उषा ने, और एंश्योर पोर्टल 2018 में लॉन्च हुआ था। तो ये 3 प्रश्न इसमें नहीं दिए गए हैं। ये 3 प्रश्न अगर आपके पास 2019 का वार्षिकांक है रुक्मिणी प्रकाशन का, तो उसमें निश्चित तौर पर आपको मिल जाएगा। और अगर आपने रुक्मिणी प्रकाशन के वार्षिकांक का लगातार अध्ययन किया है, तो किसी भी परीक्षा में, और साथ ही साथ तो मैं आपको इन्फोर्समेंट में हुई परीक्षा 6 दिसंबर को हुई परीक्षा के पूछे गए प्रश्नों को दिखा दे रहा हूं कि कहां से कौन से प्रश्न पूछे गए। कुल 15 प्रश्नों में 12 प्रश्न करंट अफेयर्स के इस पुस्तक में हैं, और मैं आपको वही दिखा रहा हूं। तो ये मेरी सहेली एकदम नया अपडेट था, ये पूछ लिया गया था। ठीक है, चलिए देखिएगा। अब एक और प्रश्न है, 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया? 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है, ये भी है हमारे पास, और यह आपको मिल जाएगा हमारी पुस्तक के पेज नंबर 40 पर। कहां मिलेगा? पेज नंबर 40 पर। तो चलिए देखते हैं पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले आपको पेज नंबर दिखा देते हैं। ये है करंट अफेयर्स की हमारी पुस्तक के पेज नंबर 40, और पेज नंबर 40 में देख लीजिएगा 92वां ऑस्कर पुरस्कार, ये भी सबसे ऊपर वाला पूछा है, ये भी सबसे ऊपर वाला ही पूछा है। बेस्ट फिल्म का 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? तो पैरासाइट को। किसको? पैरासाइट को। और ये क्या थी? पहली गैर अंग्रेजी फिल्म थी जिसने यह पुरस्कार प्राप्त किया। तो ये 12 प्रश्न हमने आपको दिखलाए, कहां के? बिहार इन्फोर्समेंट एसआई के 6 दिसंबर को ही परीक्षा में पूछे गए करंट अफेयर्स के प्रश्नों जो इसमें पूछे गए थे, और सारे 15 में से सारे के सारे प्रश्न करंट अफेयर्स की हमारी पुस्तक में है, और वही मैं आपको दिखला रहा था कौन सा प्रश्न किस पेज नंबर पर है। इसके अलावे मैं आपको यह भी बता दूं कि 3 प्रश्न जो हमारे इस वार्षिकांक में नहीं है, वो आपको पिछले वर्ष के वार्षिकांक में निश्चित तौर पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए, चूंकि आपको हम अवेयर करना चाहते हैं, ये दिखाकर हम आपको अवेयर करना चाहते हैं कि बाजार में तरह तरह की पुस्तकों की खूबसूरती और चमकाहट पर ना जाते हुए असली कंटेंट वाली पुस्तक को खरीदने का प्रयास करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रुक्मिणी प्रकाशन ही पढ़िए, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको तय करना है कि बेस्ट आपके लिए क्या है, और बेस्ट आपके लिए क्या है वो मैं आपको दिखा चुका हूं, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको तय करना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। चलिए अब आपको मैं एक और चीज दिखा देना चाहता हूं
कि साइंस की परीक्षा, साइंस की भी हमारे एक पुस्तक आई है वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। कौन सी आई हुई है? वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। ठीक है, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं और आप देख पा रहे होंगे कि इस रुक्मिणी प्रकाशन के यूट्यूब चैनल पर शशांक शेखर सर के द्वारा लगातार उसके सेट बाय सेट वीडियो डिस्कशन भी आपके लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाले हैं। इस पुस्तक की क्या उपयोगिता है, इसकी उपयोगिता की हम बात कर लेते हैं। तो अभी तक चूंकि इसमें कुल 250 सेट हैं, 25-25 प्रश्नों के 250 से अधिक सेट हैं, कुल 253 सेट हैं और पीरियोडिक टेबल का अलग थ्योरी है, पीरियोडिक टेबल के 250 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हैं। तो इस किताब के बारे में हम आपको अब क्यों बतला रहे हैं? इसीलिए कि दरोगा मेंस की परीक्षा, बिहार दरोगा मेंस की परीक्षा, बिहार SI मेंस की परीक्षा हुई थी 29 नवंबर 2020 को। तो इस परीक्षा में इन 20 सेट्स में अब तक जो 20 सेट्स के डिस्कशन आपको मिल चुके हैं, 21 सेट्स के, इन 21 सेट्स के डिस्कशन में, इस 21 सेट्स के डिस्कशन में आपने देखा होगा कि कई प्रश्न दारोगा मेंस की परीक्षा में मिले हुए थे, पूछे गए थे। तो इन 20 सेट्स में हम आपको कुछ प्रश्न बतला देते हैं जो आपको पूछे गए थे। ठीक है, और बाकी सारे के सारे प्रश्न आपको 250 सेट्स में मिल ही जाएंगे, क्योंकि बड़े ही लाजवाब प्रश्नों का कलेक्शन है और बेहतरीन प्रश्न है जो कि एग्जाम से पूछे गए हैं। खास तौर पर इसमें एनसीईआरटी के तथ्यों को भी शामिल किया गया और उसके आधार पर इसको एररलेस बनाया गया है। तो ये इस पुस्तक की उपयोगिता आपके एग्जाम्स के लिए क्या है और आगे आने वाले आपके जितने भी एग्जाम है, बिहार में फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर की परीक्षा, बीपीएससी की परीक्षा भी होनी है, तो इस पुस्तक की उपयोगिता हम आपको इसलिए बतला दे रहे हैं कि यदि सेट्स 20 तक में एक परीक्षा में 3-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 250 सेट यदि आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो साइंस का एक भी प्रश्न आपको इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आपको जो भी परीक्षा आने वाला है उसके लिए अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए और प्रबल करने के लिए आप इसका प्रैक्टिस एक बार अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कि हम आपको बतला देते हैं कि दरोगा मेंस की परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न इससे पूछे गए थे। इसमें से मैच करते हैं वो प्रश्न। मैं पहला प्रश्न पढ़ता हूं। आनुवांशिक विकास जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम XXY हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, और ये आपको मिल जाएगा सेट नंबर 20 पर। कहां मिल जाएगा? सेट नंबर 20 में। और सेट नंबर 20 में क्वेश्चन नंबर 9, सेट नंबर 20 में क्वेश्चन नंबर 9 आपको मिल जाएगा। है, देख लीजिए, ये देख लीजिए, इनमें कौन से गुणसूत्रों वाला व्यक्ति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा? सेम क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन वही है। अगर आप इसको पढ़ते हैं, इसको जानते हैं, तो आपको पता है कि क्वेश्चन का आंसर क्या देना है। यहां क्या पूछा है कि XXY क्रोमोसोम होगा तो कौन सी बीमारी? यहां कह रहा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा, तो क्या क्या होगा? और आंसर इसका है XXY है, यानी 47 गुणसूत्र होता है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कहां? बिहार SI मेंस में। कहां पूछा गया है? बिहार SI मेंस की परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, ये हम वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान रुक्मिणी प्रकाशन की जो है उसके बारे में आपको बतला रहे हैं। और जहां तक कि आपको डिस्कशन दे दिया गया है वहां तक की हम बात कर रहे हैं। पूरे किताब की बात करेंगे तो सारे क्वेश्चन इसी से आए हुए हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन था, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। इसमें 2 एटीपी का निर्माण होता है और 36 एटीपी का निर्माण क्रेब्स चक्र में होता है, यानी कुल मिलाकर के 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। और ये प्रश्न भी आपको दरोगा मेंस में पूछा गया था और ये प्रश्न इस पुस्तक में मिलेगा आपको कहां? तो सेट नंबर 21 पर, यानी अगले ही पेज में। ठीक है, देख सकते हैं आप, सेट नंबर 21 है और 21 का क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी
सेट नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, हाँ देख लीजिएगा। कहता है फॉस्फेट बॉन्ड ऊर्जा की अधिकतम मात्रा किस प्रावस्था में बनाती है? तो ग्लाइकोलाइसिस। कौन सी में? ग्लाइकोलाइसिस में बनाती है। यह प्रश्न भी आपको पूछा गया था। तो अगर इस प्रश्न को आप बना लेते तो निश्चित तौर पर उस प्रश्न को भी बना लेते। भाषा की थोड़ी सी अविविधता होगी, लेकिन प्रैक्टिस आपको सफल बनाएगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आगामी जो भी परीक्षा है उसको भी और बेहतर करने के लिए आप अभी भी वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान को निश्चित तौर पर प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार। आपके साइंस के प्रश्न नहीं छूटेंगे। इसमें 6000 से ज्यादा प्रश्न है, 250 से ज्यादा 253 सेट हैं, पीरियोडिक टेबल के सेट्स हैं और प्रत्येक सेट में 25-25 क्वेश्चन है। ठीक है, तो समझ सकते हैं आप इसकी महत्ता को। एक और प्रश्न की बात कर लेते हैं हम साइंस की। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण विद्युतचुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन किस नियम का है? ठीक है, किस नियम पर आधारित है ये? तो देख लीजिएगा, ये प्रश्न आपको मिल जाएगा वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के सेट नंबर 11 में। किसमें मिल जाएगा? सेट नंबर 11 में। और सेट नंबर 11 में प्रश्न होगा 24वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न? 24वां प्रश्न। चलिए देख लीजिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये आपको किसकी दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये प्रश्न अगर आप पढ़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर आप इस प्रश्न को भी प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय दिशा के चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। चूंकि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम इसी से संबंधित है। अगर आप इस प्रश्न को पढ़े होते, इसका डिस्कशन देखे होते, तो निश्चित तौर पर आप इस प्रश्न को बनाने में सफल होते। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको इस पुस्तक की महत्ता में बतला रहा हूं। आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी आपके लिए सबसे बड़ी परीक्षा जो होने जा रही है एनटीपीसी ग्रुप डी की परीक्षा, इससे पहले भी आप एक बार निश्चित तौर पर वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान बना ही लीजिए, ताकि आपकी तैयारी और प्रबल हो सके और आप असफल ना हो। आप निश्चित तौर पर सफल हो, अपनी सफलता को सुनिश्चित कर लीजिए। यही इस पुस्तक का विशेषता है, इस पुस्तक की खासियत है कि यह आपको सफल बनाएगी। ठीक है, तो ये हम आपको रुक्मिणी प्रकाशन के करंट अफेयर्स के पहले प्रश्न दिखलाए कि इन्फोर्समेंट एसआई में 15 में से 12 प्रश्न इस वर्ष के वार्षिकांक में हमारा है और 3 प्रश्न जो पूछे गए वो पिछले वर्ष के वार्षिकांक में है। तो चूंकि अभी वर्तमान में आपके समक्ष 2020 का वार्षिकांक आपके सामने है, तो इसमें से 15 में से 12 प्रश्न पूछे गए हैं और हद तो हो गया है कि एक पेज से 3 क्वेश्चन था। तो आप समझ सकते हैं कि करंट अफेयर्स की उपयोगिता क्या है। और साइंस के भी दारोगा मेंस में पूछी गए साइंस के प्रश्नों के बारे में हमने आपको दिखलाया कि जहां तक वीडियो डिस्कशन हो चुका है आपके लिए, उन डिस्कशंस में से आपको 3 प्रश्न मिल गए, यानी पूरे पुस्तक में से सारे के सारे प्रश्न निश्चित तौर पर थे। ठीक है, तो आप इस पुस्तक के वीडियो डिस्कशंस को, करंट अफेयर्स के वीडियो डिस्कशंस को और खूब किताबों को खरीदिए, खूब पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। ठीक है, सफलता आपके कदमों तले होगी यदि आप ठीक से मेहनत करते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम लोग मुद्दे की बात पर, जहां हम लोग बात कर रहे थे करंट अफेयर्स के सेट नंबर 13 के वीडियो डिस्कशन कर रहे थे। तो उन प्रश्नों पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमारा सेट था और हम लोग इसी पर बात कर रहे थे। और ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पर हमने बात की थी। इसरो के इस प्रश्न से चर्चा शुरू हुई थी कि मेंस में पूछा गया था, ये आपका इन्फोर्समेंट एसआई में पूछा गया था और यहीं से हम लोग वहां बढ़े थे आगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 4 धाम परियोजना के तहत निर्मित सुरंग का नाम क्या है? 4 धाम परियोजना के तहत निर्मित सुरंग का नाम चंबा सुरंग है। याद कैसे रखिएगा? च से 4, च से चंबा। 4 धाम में कौन है? चंबा सुरंग है। इसकी लंबाई 440 मीटर है। लंबाई कितनी है? 440 मीटर है। और ये सुरंग ऋषिकेश धारासू राजमार्ग पर स्थित है। कहां स्थित है? ऋषिकेश
धरासू राजमार्ग पर स्थित है। ठीक है, पीर पंजाल सुरंग और बनिहाल सुरंग की बात करें तो पीर पंजाल सुरंग को ही बनिहाल सुरंग कहते हैं। ये भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है, रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है और इसकी लंबाई 11.215 किलोमीटर है। अटल सुरंग की बात कर लें तो इसका नाम पहले रोहतांग सुरंग था। इसका नाम पहले क्या था? रोहतांग सुरंग था। रोहतांग सुरंग का नाम बदल करके ही कर दिया गया क्या? अटल सुरंग। इसकी लंबाई क्या है? 9.02 किलोमीटर है और ये क्या है? सबसे लंबा हाईवे सुरंग है, सबसे लंबा हाईवे सुरंग है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हीरो टू एनिमल्स पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ है? ठीक है, हीरो टू एनिमल्स पुरस्कार पेटा के द्वारा दिया जाता है। पेटा एक संस्था है, कौन सी? पेटा। और पेटा की स्थापना 1980 में हुई थी। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पशुओं के संरक्षण को बढ़ावा देने का काम करती है। पेटा की स्थापना 1980 में और इसका मुख्यालय वर्जीनिया में है। इसका मुख्यालय वर्जीनिया में है। तो इसी पेटा की शाखा पेटा इंडिया के द्वारा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को, किसको? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को सामुदायिक पशुओं के संरक्षण हेतु 54 लाख रुपए डोनेट करने के लिए हीरो टू एनिमल्स पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। किस लिए? सामुदायिक पशुओं के संरक्षण हेतु 54 लाख रुपए का डोनेशन देने के लिए इनको दिया गया। चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, KCR इनको कहते हैं। ममता बनर्जी दीदी के नाम से जानी जाती है, ये पश्चिम बंगाल की CM है यानी मुख्यमंत्री हैं। वीरेंद्र सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5, पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो पद्म भूषण आप जानते हैं कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है और भारत रत्न से नीचे का जो पुरस्कार है वह पद्म विभूषण है। यानी भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? पद्म विभूषण। और पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये MC मैरी कॉम है। कौन है? MC मैरी कॉम महिला खिलाड़ी, ये पहली है जिन्होंने ये पुरस्कार हासिल किया है और 2020 में इनको पद्म विभूषण दिया गया। इनसे पहले आप याद रखिएगा कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण किसी को दिया जाता है, उसके बाद ही उसको भारत रत्न दिया जाता है। पहले पद्मश्री, उसके बाद भूषण, उसके बाद पद्म विभूषण, ये प्रक्रिया है। उसके बाद भारत रत्न, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है। तो पहले इनको पद्मश्री मिला होगा, ये स्वाभाविक सी बात है। तो पद्मश्री इनको 2006 में मिल गया था। पद्मश्री इनको कब मिल गया था? 2006 में। अब पद्म भूषण की बारी थी दूसरे नंबर पर पद्म भूषण की। तो पद्म भूषण इनको 2013 में मिल गया था और अब 2020 में कौन सा पुरस्कार मिल गया? पद्म विभूषण मिल गया। अब ये भारत रत्न पाने के भी योग्य हैं। ठीक है, मनिका बत्रा, ये भी आपका, इनको क्या दिया गया था? तो इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया 2020 में। पीवी सिंधु के बारे में याद रखिएगा कि पीवी सिंधु को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? 2020 में पद्म भूषण दिया गया। पद्म भूषण, ये बैडमिंटन की जानी मानी भारतीय खिलाड़ी हैं। पद्म भूषण 2020। ठीक है, सानिया मिर्जा, ये भी बैडमिंटन की जानी मानी खिलाड़ी हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में किस फिल्म को सर्वाधिक 13 पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो एक रिकॉर्ड है? ठीक है, फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार था। 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार था। इसमें इसका आयोजन असम के गुवाहाटी में हुआ था। इसका आयोजन कहां हुआ था? गुवाहाटी, असम में। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड यानी बेस्ट फिल्म का अवार्ड गली बॉय, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड गली बॉय के निर्देशक जोया अख्तर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड गली बॉय के अभिनेता रणवीर सिंह को। इस प्रकार अन्य कई श्रेणियों में भी कुल मिलाकर के 13 पुरस्कार प्राप्त किए किस फिल्म ने? गली बॉय ने। ठीक है, ये स्पष्ट होगा, याद रखिएगा। आयोजन गुवाहाटी असम में 65वां फिल्म फेयर था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
भारत में उद्यमिता नामक पुस्तक, भारत में उद्यमिता नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? ठीक है, उद्यमिता नामक पुस्तक, भारत में उद्यमिता नामक पुस्तक की रचना राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा की गई और इस पुस्तक में उन्होंने उद्यमिता के क्षेत्र में भारत सरकार की योजनाओं और विकास के लिए की जा रहे चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी है। इस पुस्तक के माध्यम से कलराज मिश्र ने उद्यमिता के क्षेत्र, उद्यमिता के लिए चलाई जा रही भारत सरकार द्वारा योजनाएं और कार्यक्रमों की व्याख्या इन्होंने की है। कलराज मिश्र के द्वारा लिखित पुस्तक है भारत में उद्यमिता, और इसका विमोचन किसने किया? इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा इसका विमोचन किया गया। क्या किया गया इनके द्वारा? विमोचन। ठीक है, चलिए। रघुराम राजन के बारे में याद रखिएगा, ये रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। इनकी पुस्तक है आई डू व्हाट आई डू, कई बार मैं आपको बतला चुका हूं। अरुण जेटली भारत के जाने माने राजनेता थे और ये भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अंधेरे से उजाले की ओर, अंधेरे से उजाले की ओर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। क्लियर होगा ये? क्वेश्चन नंबर 8, भारत का प्रस्तावित गगनयान मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित होगा? हमने आपको बतलाया कि ये मानव युक्त मिशन होगा, इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। कब? तो 2022 में। और इससे पहले टेस्टिंग के तौर पर मानव से पहले वह किसे भेजेगी? तो व्योम मित्र को इस गगनयान मिशन के दौरान भेज करके परीक्षण करेगी। किसे? व्योम मित्र को। तो ये गगनयान मिशन क्या होगा? तो मानव युक्त मिशन होगा। भारत का ये कौन किसका है ये मिशन? तो इसरो का मानव युक्त मिशन, और भारत का पहला मानव युक्त मिशन है। आज तक भारत ने कभी अंतरिक्ष पर मानव नहीं भेजा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपको मैं एक चीज और बता दूं कि सेट्स के डिस्कशन, जिस भी सेट्स का डिस्कशन रुक्मिणी प्रकाशन के यूट्यूब चैनल पर होता है, उन सभी सेट्स के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल रुक्मिणी प्रकाशन लाइव को ज्वाइन कर लें। यहां आपको पीडीएफ मिल जाया करेगा। ठीक है, आपके लिए यहां पीडीएफ अवेलेबल कराया जाता है। इस सेट्स का भी मिल जाएगा और अन्य सेट्स के भी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल से सितंबर 2020 में किसने इस्तीफा दे दिया? तो कृषि सुधार विधेयक 2020 में लाया गया भारत सरकार के द्वारा, और कृषि सुधार विधेयक को लेकर के वर्तमान समय में भी किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और जब यह बिल लाया गया था तो उस वक्त भी यह विवाद का विषय रहा था और विपक्षी दलों ने इसका खुलकर विरोध किया था। विपक्षी दलों के ही साथ साथ जो कि केंद्र सरकार के साथ पंजाब की अकाली दल, बीजेपी के एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी अकाली दल, उसी के नेता, अकाली दल जो बीजेपी का ही एनडीए का ही घटक दल था, उसी दल का, अकाली दल की एक नेता हरसिमरत कौर बादल ने, किसने? हरसिमरत कौर बादल ने कृषि सुधार विधेयक के विरोध में इस्तीफा दे दिया। और इनके पास मंत्रालय जो था फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री इनके पास था। ये कैबिनेट मंत्री थी, फूड एंड प्रोसेसिंग मंत्री थी ये। तो इनके इस्तीफे के पश्चात नरेंद्र सिंह तोमर को यह मंत्रालय सौंप दिया गया। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है। रामविलास पासवान के बारे में याद रखिएगा, ये इनका निधन हो गया 8 अक्टूबर 2020 को। और ये क्या थे? तो ये खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय, जन वितरण प्रणाली मंत्रालय इनके पास था। तो इनके निधन के पश्चात ये मंत्रालय पीयूष गोयल को दिया गया है। पीयूष गोयल को सौंप दिया गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण बदलाव है, ये याद रखिएगा। ये याद रखिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर ये भारत के कृषि मंत्री भी हैं। ठीक है, क्लियर होगा? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अंबुबाची मेले का आयोजन जून 2020 में संपन्न हुआ। कहां हुआ? तो अंबुबाची मेला हर वर्ष की भांति 2020 में भी असम में आयोजित हुआ। ये असम में 22 से 25 जून के बीच आयोजित किया गया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में याद रखिएगा, तो अरुणाचल प्रदेश में रेह महोत्सव का आयोजन
किया गया। कौन सा महोत्सव? रेह महोत्सव का आयोजन किया गया। मेघालय याद रखिएगा, कौन सा याद रख लीजिएगा? मेघालय। तो मेघालय के बारे में याद रखिएगा, बेहदीन खलम महोत्सव यहाँ आयोजित किया गया। कौन सा? बेहदीन खलम महोत्सव यहाँ आयोजित किया जाता है, बेहदीन खलम। त्रिपुरा के बारे में याद रखिएगा कि त्रिपुरा में लाई हराओबा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। चलिए 11 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। एफआईआर आपके द्वार पहल किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है तो वह 100 नंबर पर, पुलिस का जो नंबर होता है 100 पर कॉल करके आप पुलिस को अपने दरवाजे पर बुला सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसी को कहा गया एफआईआर आपके द्वार पहल। यह है पहल मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। कहां? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के 11 मंडल के 23 पुलिस स्टेशन में 23 पुलिस स्टेशन में इस पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एकदम टू द पॉइंट हम लोग फटाफट करते हैं, क्योंकि आपका क्लास ये लंबा ना हो, ज्यादा आप लोगों के ही डिमांड के हिसाब से। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। वेणुगोपाल भारत के किस क्रमांक के अटॉर्नी जनरल है? आप जानते हैं अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, ये भारत का क्या है? एक संवैधानिक पद है और यह अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है। ये भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं। ये भारत सरकार की ओर से भारत के किसी भी न्यायालय में जाकर के अपना पक्ष रख सकता है, भारत सरकार के पक्ष को रख सकता है। ये होते हैं अटॉर्नी जनरल। ये वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल इनका पूरा नाम है। ये भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं। इनके बारे में याद रखिएगा कि ये भारत सरकार की ओर से भूटान के सलाहकार भी रह चुके हैं। भूटान जो हमारा पड़ोसी देश है, भूटान का सलाहकार भी रह चुके हैं और भूटान के संविधान के निर्माण में इनका अहम योगदान रहा है। कहां के संविधान के निर्माण में? भूटान के संविधान के निर्माण में के वेणुगोपाल का अहम योगदान रहा है। 13 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब मंजूरी प्रदान की गई? क्या है कि एनआरए, आपने नाम सुना होगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसकी मंजूरी भारत सरकार ने 19 अगस्त 2020 को इसके गठन की मंजूरी दे दी है। 19 अगस्त 2020 को ही भारत सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब एनआरए है क्या? तो आप देखते होंगे कि अलग अलग विभागों के द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिए कई परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है और ये कई महीनों तक लंबी चलती है। जैसे कि आपकी एनटीपीसी ग्रुप डी, रेलवे की कोई भी परीक्षा 3-4 महीने तक लंबी चलती है। तो इस दौरान विद्यार्थियों को कई दूर दूर के शहरों में जाना पड़ता है। तो इन समस्याओं से निदान के लिए भारत सरकार ने एनआरए यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी गठित करने का निर्णय लिया है। और कब यह निर्णय कब मंजूरी दी गई इसको? तो 19 अगस्त 2020 को। इसके तहत क्या होगा कि सीईटी का आयोजन किया जाएगा। सीईटी का आयोजन किया जाएगा यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट को यदि आप पास करते हैं तो कई परीक्षाओं को, जो भी एनआरए के अंतर्गत शामिल होगा, जो भी विभाग एनआरए के अंतर्गत शामिल होगा, इसके रिक्त पदों को भरने के लिए सीईटी का आयोजन किया जाएगा। और इस सीईटी को पास करने वाले छात्रों की वैलिडिटी जो होगी वो 3 वर्ष की होगी। कितने दिन की होगी? 3 वर्ष की होगी। यानी एक बार सीईटी पास करने के बाद आप 3 वर्ष तक किसी भी विभाग में यदि खाली पद होते हैं तो इसके मार्क्स के आधार पर, इसमें प्राप्त, इस सीईटी में प्राप्त अंक के आधार पर आपको बुलाया जा सकता है वैसे विभाग में, वैसे पदों पर जिसमें एक परीक्षा का आयोजन होता है। और जिस पद पर 2 परीक्षा का या 3 परीक्षा का आयोजन होता है उसके लिए आपको फिर अलग से मेंस लिया जाएगा और वो मेंस वही लोग दे सकते हैं जो ये सीईटी पास होंगे। ठीक है, तो सीईटी 12 भाषाओं में लिया जाएगा। सीईटी कितनी भाषा में? 12 भाषा में लिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। एनआरए के गठन के लिए भारत सरकार ने 1517.57 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कितने का? 1517.57 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि विद्यार्थियों को आने जाने की, इधर उधर आने जाने का नहीं होगा, तकलीफ नहीं करना पड़ेगा। उसे अपने ही जिले में, अपने नजदीकी शहर में परीक्षा देना होगा। यानी भाग दौड़ नहीं होगा।
पैसों की बचत होगी, समय की बचत होगी, परेशानी नहीं होगी, ये फायदे इसके होने वाले हैं। और बाकी इसके क्या परिणाम होंगे वो तो वक्त के बाद ही पता चल पाएगा। तो ये इसके महत्वपूर्ण कुछ तथ्य थे, वो हमने आपको बतलाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। किस मंत्रालय को वर्ष 2030 तक पूर्णतया हरित ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? हरित ऊर्जा का मतलब हुआ कि कार्बन का जीरो उत्सर्जन, 0% एमिशन ऑफ कार्बन होगा। रेलवे ने यह लक्ष्य कब तक के लिए सेट किया है? तो 2030 तक के लिए। यह भी आपको प्रश्न होगा इंपॉर्टेंट कि रेलवे ने किस वर्ष तक पूर्णतया हरित ऊर्जा का इस्तेमाल करने की घोषणा की है? तो 2030 तक। यहां आंसर हो जाएगा भारतीय रेल मंत्रालय। इसके अलावा याद रखिएगा कुछ देशों ने भी खुद को शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाने के लिए लक्ष्य घोषित किया है। इसमें चीन ने कहा है कि वह 2060 तक 0% कार्बन उत्सर्जन वाला देश हो जाएगा। अन्य देशों की बात करें तो जापान, दक्षिण कोरिया, यूके, न्यूजीलैंड इत्यादि देशों ने कब तक? 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। क्या है प्रश्न संख्या 15? जया जेटली समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जया जेटली समिति का संबंध याद रखिएगा कि जया जेटली समिति का संबंध शिशु मृत्यु दर, शिशु जन्म दर, शिशु लिंगानुपात, लिंगानुपात, विवाह से संबंधित सिफारिश, आपका पोषण एवं स्वास्थ्य इत्यादि क्षेत्रों पर सिफारिश प्रदान करना है। विकल्प के अनुसार क्या हो जाएगा? विवाह तथा मृत्यु दर। जया जेटली की अध्यक्षता में गठित समिति है। 16वां प्रश्न, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो एशिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के द्वारा मुंबई के पनवेल में किया गया। कहां? मुंबई के पनवेल में किया गया। और यह डेटा सेंटर जो है यह हीरानंदन समूह, एक कंपनी है हीरानंदन समूह, इसी के स्वामित्व वाली यह डेटा सेंटर है। किस कंपनी के स्वामित्व की है डेटा सेंटर? तो हीरानंदन समूह के स्वामित्व वाली कंपनी है। कौन? आपका मुंबई डेटा सेंटर, जो कि क्या है? एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है। और यह NM1 डेटा सेंटर बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। कौन सा? जो नया बिल्डिंग यह बना है NM1 के नाम से, NM1 डेटा सेंटर बिल्डिंग के नाम से मुंबई के पनवेल में स्थापित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, प्रवासी राहत मित्र नामक ऐप किस राज्य से संबंधित है? प्रवासी राहत नामक ऐप उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। कहां से है? उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। और इस ऐप को लॉन्च किया गया था इसलिए कि लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रवासियों जो प्रवासी लौटे उनको राहत प्रदान किया जाए। चूंकि लॉकडाउन के दौरान लोग लौटे थे, भुखमरी की स्थिति थी, लोगों के पास दवाई, खाना, कपड़े जैसी मूलभूत चीजों की कमी थी, तो वैसे प्रवासियों को ही राहत देने के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया था, प्रवासी राहत मित्र। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा 32.5 लाख प्रवासी अन्य राज्यों से आए थे। सबसे ज्यादा प्रवासी किस राज्य में आए थे? तो उत्तर प्रदेश में आए थे। और बिहार में 15 लाख प्रवासी मजदूर लौट करके लॉकडाउन के दौरान आए थे। कितने? 15 लाख। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न, हाल ही में किस देश द्वारा अपने देश में गाय वध पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है? श्रीलंका में श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के द्वारा यह घोषणा की गई कि श्रीलंका में गाय की हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और अगर ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है तो उसे कठोर से कठोर सजा से दंडित किया जाएगा। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संपत्ति क्षति दावा अधिकरण के गठन हेतु मंजूरी दी गई है? याद रखिएगा
उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में यदि किसी भी शरारती तत्व के द्वारा किसी भी सार्वजनिक संपत्ति या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो वैसे लोगों को दंडित करने के लिए इस अभिकरण की स्थापना की गई, यानी इस अथॉरिटी की स्थापना की गई है, संपत्ति क्षति दावा अधिकरण। और उससे इसके तहत क्या किया जाएगा, जो व्यक्ति इसका क्षति करने वाला होगा, संपत्ति को क्षति करेगा, उससे ही उस क्षति की पूर्ति की जाएगी, यानी क्षतिपूर्ति उससे ली जाएगी। तो ये संपत्ति क्षति दावा अधिकरण किसने लॉन्च किया है, आपका उत्तर प्रदेश राज्य ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक विस्थापन किस देश में हुआ। समझिएगा इसको कि अलग अलग देशों में कई प्रकार की समस्याएं होती है और उन समस्याओं से तंग आकर जब वहां के नागरिक वहां अपने घर को छोड़कर दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं तो इसी को हम कहते हैं इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या कहते हैं, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। और यह रिपोर्ट जो आई है, द ग्लोबल रिपोर्ट जो आई है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर 2020 की यह रिपोर्ट है, 2019 के बारे में बतला रही है। 2020 का रिपोर्ट है, यानी रिपोर्ट भी इसमें आई है, 2019 का आंकड़ा है इसमें। और यह बतलाता है कि संघर्ष व हिंसा के कारण, संघर्ष व हिंसा तथा प्राकृतिक आपदाओं से तंग आकर 50.8 मिलियन, दुनिया भर में 50.8 मिलियन लोगों ने क्या किया है, विस्थापन किया, अपने घरों को छोड़ा। और इसमें सबसे आपको कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक विस्थापन किस देश में हुआ, तो यह विस्थापन सबसे ज्यादा अमेरिका में हुआ है। कहां हुआ है, अमेरिका में हुआ है। भारत में तकरीबन 5 मिलियन लोग, भारत में तकरीबन 5 मिलियन लोगों ने विस्थापन किया है। कितने लोगों ने, 5 मिलियन लोगों ने किया है। बांग्लादेश से भी कई लाख लोगों ने विस्थापन किया है। तो भारत और बांग्लादेश से लोगों के विस्थापन का मूल कारण माना जाता है मानसून का कमजोर होना और फैनी तथा बुलबुल चक्रवात के कारण परेशानी जो हुई लोगों को, जो संघर्ष का सामना करना पड़ा, इन कारणों से लोगों ने विस्थापन किया। ठीक है, तो ये सेट नंबर 13 के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिस पर हमने आपके समक्ष डिस्कशन किया। और इसके अलावा हमने करंट अफेयर्स की पुस्तक और रुक्मिणी प्रकाशन के वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की पुस्तक की महत्ता को भी आपके समक्ष बतलाया इस वीडियो में, ताकि आपको मैं यह जागरूक कर सकूं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और आपके लिए क्या द बेस्ट है। ठीक है, तो पुनः कल सेट नंबर 14 के डिस्कशन आपके समक्ष हम रूबरू होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज मैं नीतीश सर आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।